नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक नई कहानी में। कहानी सुनाने जा रहा हूँ मैं आपको यूपी की। यूपी में एक बहुत बड़ा कांड हुआ था। आज से करीब 40-45 साल पहले की बात है। 1980 का एक वाकया था। बहुत ही चर्चित और फेमस कांड था माया त्यागी का, जिसमें उसके पति और उसके पति के दो दोस्त को पुलिस द्वारा गोली मार दी जाती है और पुलिस एक फेक एनकाउंटर करती है। उनमें उनको डकैत बता करके इस मामले को दबाने का प्रयास करता है और माया त्यागी के साथ बहुत ही गलत काम करते हैं। उसके सारे कपड़े फाड़ करके सरे बाजार उसको घसीट करके ले जाया जाता है थाने में, और थाने में ले जाकर बंद कर दिया जाता है। उसके साथ गलत तरीके से हैवानियत की हदें पार की जाती है। और यही कहानी आज मैं सुनाने जा रहा हूँ आपको विस्तार से। आखिर हुआ क्या था और इस कहानी में किस तरह से जिस इंस्पेक्टर ने अंजाम दिया था इस कहानी को, उस इंस्पेक्टर के साथ किस तरह से बदला लिया गया, ये पूरी कहानी है इसमें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ एक नई कहानी में। शुरुआत करते हैं हम मेरठ के ही एक गांव से। एक मोटरसाइकिल की आवाज़ जोर जोर से आती है और स्पीड पे जाती हुई मोटरसाइकिल नजर आती है लोगों को, और अचानक गोलियों की आवाज़ सुनाई पड़ती है। एक के बाद एक लगातार 3-4 गोली चलती है और वो मोटरसाइकिल कुछ दूर लहरा करके जाके गिर जाती है। लोग बाग भग के उसके पास पहुंचते हैं, देखते हैं तो वो एक इंस्पेक्टर होता है और उसके स्टार लगे हुए होते हैं और पुलिस की वर्दी में होता है, जिसका नाम होता है नरेंद्र सिंह चौहान। और लोग बाग उसको देख के चौंकते नहीं है। वो कहते हैं सब, चलो ये तो बदला पूरा किया है अपना किसी ने, और उसको इसलिए मार दिया गया कि वो क्रूर था और खराब आदमी था। उसने किसी को इसी तरह से फंसा करके फेक एनकाउंटर करके किसी लोगों को मार दिया था। और लोगों के दिमाग में वही बातें दोबारा आ जाती है जो एक फेक एनकाउंटर के समय की जाती है लोगों द्वारा। आखिर क्या थी कहानी, ये सुनाने का प्रयास है हमारा। बात 1980 की है कि ईश्वर त्यागी एक आदमी होता है, उसकी पत्नी का नाम होता है माया त्यागी, और वो अपनी पति और दोनों मियाँ बीवी मिल करके एक गाड़ी किराए पे करते हैं, जिस गाड़ी होती है एमसेटर। 1980 में ऐसा बहुत ही कम होता था कि कोई लोग किसी शादी समारोह में अपनी गाड़ी के थ्रू जाए, क्योंकि वो बड़ी बात थी गाड़ी के साथ। लेकिन एक किराए पे एमसेटर हायर करते हैं। माया त्यागी, ईश्वर त्यागी और एक ड्राइवर होता है रोशन लाल, उसकी गाड़ी को मंगाते हैं जिस एमसेटर होती है, और उसके साथ सुरेंद्र सिंह और एक ईश्वर त्यागी, ये दोस्त होते हैं। और वो सभी लोग एमसेटर गाड़ी लेकर के एक शादी प्रोग्राम में जाने की तैयारी कर रहे हैं और गाड़ी लेके चलते हैं। रास्ते में जाकर के गाड़ी अचानक ही बुलंदशहर में जाके पंचर हो जाती है, और तभी वो लोग कहते हैं चलो गाड़ी पंचर हो गई है। तो किसी से पता करते हैं कि गाड़ी पंचर निकालने वाला यहाँ पर कहाँ पर है। तो उनको पता लगता है कि गाड़ी पंचर निकालने वाला थोड़ी दूर पे है। तो वो कहते हैं गाड़ी मत लेके जाओ, गाड़ी ही से उतर कर आप जाइए और पंचर वाले को बुला लाइए। पंचर वाले को बुलाया जाता है, पंचर वाला आता है, गाड़ी में जैक लगाता है, गाड़ी का टायर खोल करके वो लेके जाता है और पंचर बनाने लगता है। पंचर लगाने में टाइम लगने वाला था, तो वो एक शाम को सामने ही उनके एक चाय की टपरी नज़र आती है और उस पर चाय पीने चले जाते हैं। उनकी जो बीबी थी माया त्यागी, वो बहुत ही खूबसूरत थी और शादी में जाना था, इसलिए वो सज सवर की गाड़ी में बैठी थी। और जैसे ही वो चाय पीने चले जाते तो अकेली गाड़ी के शीशे खोल के बैठे रहते, क्योंकि उस टाइम की गाड़ियों में एसी वगैरह बहुत कम हुआ करते थे या हुआ ही नहीं करते थे। वो शीशे खोल के गाड़ी में बैठी हुई थी, तभी दो लड़के आते हैं और उसके साथ छेड़छाड़ करने लगते हैं, क्योंकि खूबसूरत थी और तंज कसने लगते हैं। और तभी एक आदमी उसका पल्लू पकड़ के खींचने की कोशिश करता है, और ये नज़ारा वहाँ चाय पीने वाले तीनों दोस्त देख लेते हैं, जो ईश्वर त्यागी के साथ है, उनका एक ड्राइवर भी था। उन्हीं के वो आते हैं, आकर के उससे पूछते हैं कि आखिर तुमने किया क्या, और इसी बात पे बोलचाल होने लगती है और बोलचाल में उस आदमी की वो पिटाई कर देते हैं। तभी उसके साथ जो दूसरा आदमी था उसकी भी पिटाई हो जाती है। पिटाई होने के बाद वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, और पुलिस वाले उसके बाद वो भागने लगते हैं, और भागते भागते वो एक दिशा में दौड़ लगा देते हैं। इतनी देर में पंचर वाला भी वहाँ आ जाता है। वहाँ आके कहता है कि क्या बात होगी, ये आदमी क्यों भाग रहे हैं। तो कहते हैं ऐसे ऐसे हमारी वाइफ बैठी हुई थी और उसके साथ इन्होंने छेड़खानी की है। तो पंचर वाला कहता है कि साहब आपने बहुत गलत काम कर दिया, मैं जल्दी से टायर बदल देता हूँ, आप जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल जाइए, क्योंकि जिस आदमी के साथ आपने मारपीट की है वो इसी थाने में एक सब इंस्पेक्टर है, दरोगा है, और वो बहुत ही क्रूर किस्म का इंसान है। वो कुछ ना कुछ हरकत जरूर करेगा, आप यहाँ से तुरंत निकल जाइए।
और तुरंत टायर लगाया जाता है गाड़ी का और गाड़ी में सेल्फ मारा जाता है तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती। और फिर वो ड्राइवर से कहते हैं कि रोशन लाल आखिर हुआ क्या, गाड़ी स्टार्ट क्यों नहीं हो रही, थोड़ा जल्दी करो, हमें यहाँ से निकलना है। तभी रोशन लाल कहता है कि साहब धक्का लगाइए, और गाड़ी शायद स्टार्ट नहीं हो रही है। तभी वो तीनों दोस्त उतर के धक्के लगाने की कोशिश करते हैं और धक्का लगा ही रहे होते हैं। इतनी देर में पीछे से पुलिस आ जाती है। पुलिस आने के बाद में जोर जोर से पुलिस वाले चिल्लाते हैं और कहते हैं पकड़ो पकड़ो, डाकू हैं, बैंक लूटने लिए आए हैं, और जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। तभी 10-12 पुलिस वालों की टीम जो होती है वो नज़दीक पहुंचती है। नज़दीक पहुंचने के बाद में एक के बाद एक फायरिंग की जाती है। तीनों दोस्तों को मार दिया जाता है, जिसमें रोशन सिंह ड्राइवर होता है वो बच जाता है, लेकिन वो भी बेचारा आधमरा हो जाता है, क्योंकि उसको हायर करने वाले जो मालिक थे उनकी पुलिस ने जान ले ली थी झूठे एनकाउंटर में। पुलिस ने डकैत का ठप्पा लगा करके उन तीनों को मार दिया था, जिसमें से ईश्वर त्यागी और सुरेंद्र सिंह और एक उनका दोस्त जो होता है उसको पुलिस गोली मार देती है और ये कहती है कि ये तीनों डाकू हैं। उसके बाद गाड़ी के पास पुलिस वाले आते हैं। पुलिस वाले गाड़ी के पास जैसे ही आते हैं तो जो माया त्यागी होती है उसको पकड़ के बाहर खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो माया होती है वो गाड़ी की पिछली वाली सीट को पकड़ कर बैठ जाती है और एक एक कपड़ा उसका पुलिस वाले छीन लेते हैं। उसके सारे कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उसको नग्न कर दिया जाता है और नग्न करने के बाद पुलिस वाले उसको गाड़ी से उठा करके उसको लेके जाते हैं पुलिस चौकी की तरफ, पुलिस थाने की तरफ। और जैसे ही रास्ते में खींच घसीट के ले जाते रहे तो वो चिल्लाती रहती है। वो कहती है कि इन लोगों ने झूठे ही मेरे पति को डाकू बता करके गोली मार दी है, कृपया आप मेरी हेल्प कीजिए। और बहुत तेज चिल्लाती रहती है और पुलिस वाले नग्न उसको सरे बाजार खींचते रहते हैं और घसीटते रहते हैं। तभी एक आदमी वहाँ भाग कर आता है अपना तहमत लेकर के और उससे कहता है कि बहन इसको आप बांध लीजिए। लेकिन पुलिस वाले कहते हैं कि अभी तीनों को मार के आए हैं, तुझे भी मार दिया जाएगा, तो ज़्यादा सहानुभूति दिखाएगा। और उसके बाद उसको भी साइड कर देते हैं और वो सरे बाजार उसको खींच के थाने की तरफ लेके जाते हैं। पूरा बाजार इस माहौल को देखता रहता है, इस मामले को देखता है कि एक औरत को पुलिस वाले कितनी बेदर्दी से और नंगा करके खींच के ले जा रहे हैं। तो सारा बाजार में हलचल हो जाती है, कानाफूसी होनी शुरू हो जाती है। जैसे ही वो थाने पहुंचते हैं तो रास्ते में एक आदमी और तोवाल लेके खड़ा रहता है। वो कहता है कि बहन इस तिवाल को आप बांध लीजिए और आप नग्न ना रहिए, सब लोग इसमें देख रहे हैं और ये शर्मसार करने वाली बात है, पुलिस वाले आपको इस तरह खींच रहे हैं। तभी पुलिस वाले उसको भी लाठी डंडे से पीटते हैं और उसको भी साइड में कर देते हैं और ले जाके उसको लॉकअप में बंद कर देते हैं। और जब लॉकअप में बंद कर देते हैं तो आसपास में ये बात फैलने लगती है कि पुलिस वालों ने किसी आदमियों को मार दिया है और 2 आदमियों को पकड़ के थाने ले गए, जिसमें वो ड्राइवर होता है और एक औरत होती है, उसको पकड़ के ले जाते हैं और थाने में बंद कर रखा है। रात बीतती है और रात को उसके साथ जो औरत होती है उसके साथ पुलिस वाले बहुत ही गंदा काम करते हैं, बलात्कार जैसी घटना को अंजाम देते हैं और उसके प्राइवेट पार्ट को भी क्षतिग्रस्त कर देते हैं और उसको पूरी रात नग्न करके हवालात में बंद करते हैं। और 3 पुलिस वाले, जैसा कि बताया जाता है, 3 पुलिस वाले उसके साथ बलात्कार करते हैं। उसके बाद आसपास के लोग इकट्ठा होकर पुलिस थाने में पहुंचते हैं और धीरे धीरे करके पुलिस थाने में पूरा बाजार भी उमड़ जाता है। पुलिस थाने का घेराव कर लिया जाता है और पुलिस वालों को कहा जाता है कि आप लोगों ने गलत किया है, इस तरह से किसी को गोली मारी है, झूठा बता रहे हो। लेकिन पुलिस वाले ये मानने को तैयार नहीं थे। वो कहता वो बैंक था, उसी को लूटने आया था कि जिस घटना को अंजाम दिया गया था उसके बिल्कुल सामने एक यूनियन बैंक था। और पुलिस वाले कहते हैं कि हमें सूचना मिली थी कि ये लोग इस बैंक को लूटने के लिए आए हैं, इसलिए हमने उनका एनकाउंटर किया है। लेकिन इधर जो भीड़ थी वो ये मानने को तैयार नहीं थी, उधर पुलिस वाले भी ये मानने को तैयार नहीं थे। और आपस में जब उनकी बातें बढ़ती तो जो पुलिस इंस्पेक्टर होता नरेंद्र सिंह चौहान, वो 4 आदमियों को पकड़कर, जो नेता होते हैं, नेता लोग होते हैं जो उस सारे जो प्रदर्शन था उसकी अगुवाई कर रहे थे, उन 4 को पकड़कर पुलिस 3rd डिग्री रिमांड में लेती है और पुलिस उनको मारपीट करके जेल भेज देती है। और ये कोई साधारण आदमी नहीं थे, ये उस टाइम में संघर्षशील पार्टी थी चौधरी चरण सिंह की, और चरण सिंह का उस टाइम अच्छा खासा नाम था और यूपी में लोगों में उसकी अच्छी पहचान थी। जब ये मामला चरण सिंह तक पहुंचता तो चरण सिंह वहां पर आते हैं और पुलिस वालों से कहते हैं कि तुम लोगों ने गलत किया है। और पुलिस को एक ऐलान किया जाता है कि अगर तुम लोग इस मामले की निष्पक्ष जांच नहीं की और उनको नहीं छोड़ा गया और बेकसूर को तुमने जो बंद कर रखा है उनको नहीं छोड़ा गया तो एक आंदोलन को किया जाएगा, जिसमें पुलिस वालों को दबाव बनाया जाएगा और लड़ाई को लड़ा जाएगा कि निर्दोष लोगों की हत्या और निर्दोष लोगों को पुलिस बंद कर रही है। उसके बाद महीना बीत जाता है। महीना बीतने के बाद जब चरण सिंह
अपने उस वादे के ऊपर कायम होते हैं और वह उसी थाने के पास पहुंच जाते हैं और लोगों से आह्वान किया जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग इकट्ठा हों और इंसाफ की लड़ाई को लड़ें। उसके बाद मुलायम सिंह यादव, शरद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस, चौधरी चरण सिंह, बड़े बड़े नेता इस आंदोलन में शामिल हो जाते हैं और करीब 10 से 15 लाख की भीड़ इकट्ठी हो जाती है आसपास के गांवों से और पुलिस पर दबाव बनाने की कोशिश की जाती है। एक प्रदर्शन लगातार कई दिनों तक चलता रहता है और ये बात पहुंचती है यूपी की सरकार तक, जो सीएम होते हैं वीपी सिंह, उस तक ये बात पहुंचती है। कांग्रेस की सरकार होती है सेंटर में भी और यूपी में भी। और जब ये बात किसी तरह से निमटने का नाम नहीं ले रही है तो सरकार को मजबूरी में एक गठन का आयोग करना पड़ता है। आयोग करके और पुलिस पे जो सवाल उठ रहे होते हैं उसकी जांच करने के लिए कहा जाता है। उसके बाद उन चारों को जमानत दी जाती है। जो चौधरी चरण सिंह की पार्टी के आदमी थे उनको छुड़ा लिया जाता है और छोड़ने के बाद में वो आंदोलन को और तेज करते हैं और जो आयोग होता है वो उसकी जांच करता है। तो आयोग पाता है कि जो ये एनकाउंटर किया गया, ये फेक किया गया था, क्योंकि वो लोग थे वो एक शादी में सम्मिलित होने के लिए आए थे और शादी जहाँ हो रही थी उस जगह का नाम था सकलपट्टी गांव, जो बागपत में ही पड़ता है। और उसी शादी में वो रिश्तेदारी में आए हुए थे और ये सुरेंद्र सिंह, रोशनलाल जो ड्राइवर था, और माया त्यागी और ईश्वर त्यागी, ये सभी लोग 5 लोग उस शादी में शामिल होने के लिए आए थे। वो कोई डाकू नहीं थे, वो एक अच्छे खासे परिवार से ताल्लुक़ रखते थे। और आयोग को जब ये सारी बातें पता लगती है, ड्राइवर के बयान लिए जाते हैं, माया त्यागी के बयान लिया जाता है, आसपास के लोगों से पूछताछ की जाती है तो कहते हैं कि साहब वो तो चाय पी रहे थे, उनका कोई कसूर नहीं है, ये पुलिस वालों की गलती है कि उनकी बीवी को आके छेड़ा। उनको ये नहीं पता था कि ये पुलिस वाले हैं और उनके साथ मारपीट हो जाती है और उसी मारपीट का बदला लेने के लिए पुलिस एक झूठा षड्यंत्र बनाती है और जिसमें उन लोगों को फंसा करके गोली मार दी जाती है। उनकी बीवी के साथ बेरहमी की जाती है, उसके कपड़े फाड़ दिए जाते हैं, उसका चीरहरण कर लिया जाता है और उसको पूरे सरे बाजार घसीट कर थाने ले जाया जाता है और वहाँ ले जा करके उसके साथ गलत काम किया जाता है, बलात्कार किया जाता है। और यही जब आयोग को बात पता लगती है तो आयोग उसमें से 6 पुलिस वालों को दोषी करार देती है और मामला अदालत में पहुंच जाता है। ये रिपोर्ट सरकार के सामने पेश की जाती है। सरकार के सामने जब ये रिपोर्ट जाती है, सीबीआई द्वारा जांच की जाती है, उसके बाद 6 पुलिस वालों को गिरफ्तार किया जाता है और उसके बाद ये मामला कोर्ट में जाता है। कोर्ट में जाने के बाद में 2 पुलिस वालों को सजाए मौत दी जाती है और 4 पुलिस वालों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई जाती है। उसके बाद मामला हाई कोर्ट पहुँच जाता है, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। इस मामले की सुनवाई दोबारा हो जाती है और जिन पुलिस वालों को सजाए मौत दी जाती है उनको भी उम्र कैद की सजा में तब्दील कर दिया जाता है। मामला चलता ही रहता है। अचानक नरेंद्र सिंह को पैरोल पर जमानत मिल जाती है और जमानत मिलने के बाद में वो अपनी बहन के यहाँ आता है राखी बंधवाने, और जैसे ही राखी बंधवाने आता है तो उस पर लगातार गोलियों से हमला किया जाता है और हमले के बाद जो मोटरसाइकिल पर जा रहा था वो वहीं गिर जाता है। और ये गुलाबी गांव है एक बुलंदशहर और मेरठ रोड पे, और वहीं की घटना है और जहां उस पुलिस वाले को गोली मार करके मार दिया जाता है। और तभी लोग कहते हैं कि ये तो किसी ने अपना बदला लिया है, माया त्यागी को जो फंसाने वाला था, उसकी इज्जत लूटने वाला था, ये दुशासन था, इसको मार दिया। तो लोगों ने किसी ने बुरा नहीं माना क्योंकि वो इतना क्रूर दरोगा था, इसलिए लोग उसकी मौत पे खुश होते, जाकि दुख नहीं होता किसी को और दुख नहीं जताते। और इस मामले में एक और पुलिस वाला था जो ईश्वर त्यागी का भाई था, वो भी पुलिस में कार्यरत था और उस पर भी दबाव पुलिस द्वारा बनाया जाता। वो कहा जाता कि तुम अपनी भाभी को किस तरह शांत करो और इस मामले को यहीं पे निपटाने की कोशिश करो, इस मामले को आगे ना बढ़े, कोर्ट में गवाही ना दे। और जब वो लड़का अपनी भाभी को समझाने आता है तो पुलिस उसकी गैर हाजिरी बता करके उसको सस्पेंड कर देती है, निलंबित कर देती है और उस पर 17 मुकदमे लगा दिए जाते हैं। 17 मुकदमों में, और वो कहता है कि मैं अपनी भाभी को नहीं समझाऊंगा, मेरे भाई को तुम लोगों ने मारा, उसके दोस्तों को मारा है, मेरी भाभी की तुमने बेइज्जती की है, जिसके साथ तुमने बलात्कार की घटना को अंजाम दिया है। उसके बाद वो भी नहीं मानता है और वो पुलिस के सामने अपना नहीं झुकता है और पुलिस द्वारा उसको सस्पेंड कर दिया जाता है, निलंबित कर दिया जाता है। तो वो भी अपना मामला कोर्ट में डाल देता है और ये केस कोर्ट में चलता रहता है और कोर्ट इस मामले की निष्पक्ष जांच करती है। जांच करने के बाद में उसको सन 2021 में उसको बेकसूर करार दिया जाता है। उसके बाद उसको तमाम सेवाओं के साथ दोबारा पुलिस पे लिया जाता है
यही कहानी थी यूपी पुलिस की, एक दर्द भरी खौफनाक कहानी थी जो यूपी पुलिस के खौफनाक चेहरों को उजागर करते हैं। हम ये नहीं कहते कि सभी पुलिस वाले एक जैसे होते हैं, लेकिन कुछ इस तरह के क्रूर पुलिस वाले होते हैं जो अपनी शान के लिए, अपनी झूठी पहचान के लिए लोगों को इस तरह से क्रूरता की हदें पार करते हैं कि एक छोटी सी बात में 3 आदमियों का कत्ल कर दिया जाता है और उनको गोली मार दी जाती है और षड्यंत्र के तहत उनको फंसा दिया जाता है। एक फेक एनकाउंटर किया जाता है यूपी पुलिस द्वारा, और ये उस टाइम का सबसे चर्चित कांड था। माया त्यागी हत्याकांड कह लें या ईश्वर त्यागी हत्याकांड कह लें, इसमें उस टाइम के सबसे चर्चित मामलों में से एक था, क्योंकि आसपास के 15 लाख से भी ज़्यादा लोगों ने जेल भरो आंदोलन भी चलाया था। उस टाइम लगातार गिरफ्तारियां दी जा रही थी और पुलिस के पास व्यवस्था नहीं थी कि इतने लोगों को संभाल लेगी। उसके बाद सरकार दबाव में आती है, निष्पक्ष जांच करवाने के लिए सीआईडी का गठन किया जाता है और आयोग द्वारा जांच की जाती है और पूरे मामले को पब्लिक के सामने खोला जाता है। इधर माया त्यागी को एक सांसद जो होते हैं चरण सिंह की पार्टी की, उसकी एक टीम होती है, वो ले जाकर प्रधानमंत्री से मुलाकात करवाती है और इस मामले को बहुत ही हाईलाइट हो जाता है। उस तरह ये मामला था और पुलिस वालों को आखिर में जेल जाना पड़ता है और सभी को सजा भुगतनी पड़ती है। आज माया त्यागी कहते हैं कि बहुत ही बुरे हाल में है, क्योंकि उस टाइम के नेता थे जो अपनी राजनीति को चमकाने में लगे हुए थे, आज तक उसकी किसी ने सुध नहीं ली। वो चाहते तो इतने बड़े हत्याकांड में माया त्यागी को सरकारी नौकरी भी दे सकती थी, उसको आर्थिक मदद भी कर सकती थी, लेकिन उस समय उस आंदोलन के दौरान ही माया त्यागी याद रही लोगों को, उसके बाद सब भूल जाते हैं। यही थी कहानी आज की, एक पुलिस का क्रूर चेहरा आपके सामने लाने की। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि सभी पुलिस वाले एक जैसे होते हैं। कुछ पुलिस वाले बहुत अच्छे होते हैं और जो मदद करते हैं लोगों की और इंसाफ दिलाने का पूरा कोशिश की जाती है, और कुछ लोग होते हैं जो अपनी टशन और अपने ईको के चलते इस तरह की अंजाम दिया जाता है। मिलते हैं कल एक नई कहानी में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।